हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। आज है 5 अगस्त। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, फैसला सरकारी स्कूलों में अब प्ले स्कूल खुलेंगे। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने समग्र शिक्षा अभियान को अगले 5 सालों के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दे दी है। इस अभियान पर 2.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ पर इसके तहत सरकारी स्कूल में भी प्ले स्कूल खुलेंगे। समग्र शिक्षा अभियान पहले से चल रहा था, लेकिन अब इसमें नई शिक्षा नीति के कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। बैठक के बाद बुधवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था होगी व आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा व रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उच्चतर स्कूलों में परिवहन राशि बढ़ाकर 6,000 रुपये की गई है। 16 से 19 साल के छात्रों को एक ग्रेड पास करने पर 2,000 रुपये की राशि मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों? नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के वेतन को लेकर दिया आदेश। क्या आदेश दिया है बेसिक शिक्षा विभाग ने? वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही मिलेगा वेतन। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों को वेतन तभी मिलेगा जब शिक्षक वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। जिन शिक्षकों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है उनका जुलाई माह का वेतन रोक दिया जाएगा। बीआरसी पर वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र देने के बाद ही वेतन जारी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2 साल बाद कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए। स्थानीय निवासी का हक मिला, पत्थरबाजों को पासपोर्ट नहीं मिला। अब गैर कृषि योग्य ज़मीन खरीदना संभव हो गया है। अब सिर्फ तिरंगा। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 20 दिन बाद श्रीनगर सचिवालय से जम्मू कश्मीर का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया गया। सभी सरकारी कार्यालयों और संवैधानिक संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा। सत्ता विकेंद्रीकरण। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद केंद्र ने वहां सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रयास किए। इसके तहत वहां पहले पंचायत और फिर बीडीसी चुनाव कराए गए। ग्रुपकार गठबंधन। अब्दुल्ला का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हर साल 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन अवकाश के रूप में मनाया जाता था, जो प्रथा 2019 में बंद कर दी गई। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पद्मश्री डोगरी लेखिका पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। यहाँ पर पद्मश्री इन्हें मिल चुका था और ये डोगरी भाषा की लेखिका थी। नाम था इनका पद्मा सचदेव। डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री थी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव को बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 81 वर्ष की थी। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी एक अधिकारी ने यहाँ जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि सचदेव का जन्म जम्मू के पुरमंडल इलाके में संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर जयदेव बहादुर के घर में हुआ था। 1940 में इनका जन्म हुआ था। उन्हें बीमार होने के बाद मंगलवार शाम को अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई किताबें लिखी और उनकी कविताओं के संग्रहों में मेरी कविता मेरे गीत। 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 2001 में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया? 2001 में। और मध्य प्रदेश सरकार ने 2007-8 में कविता के लिए कबीर सम्मान दिया। मध्य प्रदेश सरकार कबीर सम्मान देती है कविता के लिए और इन्हें 2007-8 में मिला था। सचदेव ने 1973 में आई हिंदी फिल्म प्रेम पर्वत के लिए मेरा छोटा सा घरबार गीत भी लिखा। उन्हें 1978 में आई हिंदी फिल्म आंखों देखी के लिए भी 2 गीत लिखे थे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए होगी लिखित परीक्षा। आवेदन के लिए पीएचडी अनिवार्य होगी। जल्द जारी होगा विज्ञापन। एवी में कितने पद खाली हैं? 357 पद यहाँ पर खाली हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। एवी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया है निर्णय है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, पिता 12 किलोमीटर दूर साइकिल से गुरजीत को ले जाते थे स्कूल। गुरजीत कौर की बड़ी बहन प्रदीप कौर ने अमर उजाला से बातचीत में साझा की यादें। 6ठी क्लास में पिता ने दी थी हॉकी स्टिक। गुरजीत कौर की बड़ी बहन प्रदीप कौर बताती हैं कि पिता सरदार सतनाम सिंह ने बहन गुरजीत कौर को हॉकी स्टिक गिफ्ट की थी। पिता बोर्डिंग स्कूल में दूसरी बच्चियों को खेलते देखते तो उनको भी इच्छा होती थी कि दोनों बेटियां हॉकी खेलें। इसी कारण उन्होंने 6वीं क्लास में हॉकी स्टिक, ट्रैक सूट और जूते लाकर दिए। इसके बाद बहन ने जब खेलना शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में भले ही भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना की टीम से हार गई हो, लेकिन इस मैच की भी नायिका गुरजीत कौर ही रहीं। इनके खेल की वजह से अर्जेंटीना की टीम भारतीय टीम पर हावी नहीं हो सकी। इससे पहले गुरजीत के गोल की वजह से भारतीय महिला टीम अंतिम 4 में पहुंची थी। गुरजीत की सफलता में उनके पिता की अथक मेहनत शामिल है। उनके परिश्रम से बेटी भारत का कोहिनूर बन सकी है।
कोच शरणजीत सिंह ने निखारी प्रतिभा। गुरजीत के शुरुआती कोच शरणजीत सिंह रहे। उन्होंने गुरजीत की हॉकी में दिलचस्पी देखी और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। स्कूल में गुरजीत को छात्रवृत्ति भी मिली। गुरजीत खेल पर ज़्यादा ध्यान देती थी और पढ़ाई में औसत रहीं। गुरजीत ने जालंधर के खालसा कॉलेज से BA किया। इस दौरान वह कॉलेज की अकादमी की ओर से 5 साल तक खेली। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ITI में दाखिले के लिए आवेदन 28 तक यहाँ पर आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त तक मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। छात्र एक ही आवेदन से राजकीय, निजी या फिर दोनों में दाखिले पा सकते हैं। दाखिला मेरिट के आधार पर होगा। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के विशेष सचिव हरकेश चौरसिया ने बताया कि वेबसाइट पर आवेदन की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है। UPPSC प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 26 सितंबर को होगी। यहाँ पर राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करेगा आयोग। UPSC ने 10 जून को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, लेकिन उसमें यह परीक्षा शामिल नहीं थी। 8 दिन बाद ही आयोग ने 18 जून को राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 124 पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 जुलाई को पूरी हो चुकी है। 4 विषयों में प्रवक्ता के कुल 124 पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। B.Ed प्रवेश परीक्षा के एक और परीक्षा केंद्र में बदलाव हो गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा B.Ed के लिए एक और परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है। प्रयागराज के सिरसा स्थित लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज के स्थान पर अब उसी क्षेत्र के श्री राम प्रताप इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ये आपका चेंज हो गया, आप देख लीजिए। अगर आपका उसमें था तो आप दोबारा चेक कर लीजिए। बदले परीक्षा केंद्रों के नए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेना अगर आपका परीक्षा केंद्र बदल गया है। अगर आपका यही वाला था तो आप डाउनलोड करना। लक्ष्मी नारायण आपका अगर कॉलेज था तो आप डाउनलोड कर लेना दोबारा एडमिट कार्ड को। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। B.Ed की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा B.Ed की तैयारियों को लेकर बुधवार को NIT सभागार में एक बैठक हुई। बैठक में मंडल के सभी जिलों के केंद्र अध्यक्ष पर्यवेक्षक मौजूद रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर संजय कुमार और प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कनौजिया, विभाग के नोडल अधिकारी SK शुक्ला आदि मौजूद रहे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। प्रदेश में ग्रामीणों को मिलेगा कई सुविधाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर। प्रदेश के ग्रामीणों को अधिकतम 1 महीने में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। वहीं ग्रामीणों की मांग पर 3 दिन में ग्राम सभा बुलानी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीणों को गाँव में ही सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर लागू होगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पंचायती राज विभाग और सभी जिलाधिकारियों को ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं आपके द्वार अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत लोगों को भी यह जानकारी दी जाएगी कि उन्हें सरकार की किस सुविधा का लाभ या शिकायत या समाधान कितने दिन में हो जाएगा। पंचायती राज विभाग ने मॉडल सिटीजन चार्टर लागू किया है। पंचायतों की सुविधा का चयन कर 15 अगस्त तक उसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह हैं प्रमुख सेवाएं। क्या क्या सेवाएं हैं? जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ आवेदक शुल्क 5 रुपये देना होगा। अधिकतम 1 महीने में जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देना होगा। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, सहायक विकास अधिकारी या DPRO को जिम्मेदारी सौंपी है। परिवार रजिस्टर की नकल व पंचायत से दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र, परिवार के सदस्यों का विवरण 5 पेज तक 5 रुपये, उसके बाद 1 रुपये प्रति पेज 3 दिन में दस्तावेज देने होंगे। ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी व DPRO को जिम्मेदारी दी गई है। ग्राम पंचायत सभा बुलाने का आग्रह। आवेदन पत्र, पहचान पत्र के साथ निःशुल्क आवेदन किया जाएगा। ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम सचिव, सहायक अधिकारी, DPRO, मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे। आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता संख्या के साथ निःशुल्क आवेदन यहाँ पर होगा। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। 1971 में पाक के साथ हुई जंग में निभाई थी अहम भूमिका। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक कौन सा है? विक्रांत। और इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो गया है। 40,000 टन का युद्धपोत अगले साल के उत्तरार्ध में नौसेना में शामिल किया जा सकता है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत का बुधवार को समुद्री परीक्षण शुरू हुआ। यह देश में निर्मित सबसे विशाल और जटिल युद्धपोत है। नौसेना ने इसे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन करार दिया। नौसेना ने कहा विमान वाहक पोत के समुद्र
परीक्षण शुरू होने के साथ ही भारत उन कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास विशिष्ट क्षमता वाले स्वदेशी रूप से डिजाइन किया, निर्मित और एकीकृत अत्याधुनिक विमानवाहक पोत है। 40,000 टन वाले विमानवाहक पोत का पहली बार समुद्री परीक्षण किया जा रहा है। इसी के नाम वाले एक जहाज ने 50 साल पहले 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पोत के अगले साल के उत्तरार्ध में नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। इस पोत के निर्माण में 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। 30 लड़ाकू विमान खड़े करने की इस पर क्षमता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके निर्माण का खुद जाकर जायजा लिया था। इस पोत पर 30 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर खड़े किए जा सकते हैं। पोत पर MiG-29 के लड़ाकू विमानों और K-31 हेलीकॉप्टरों की फ्लाइट तैनात होगी। अत्याधुनिक विमानवाहक पोत बनाने वाले देशों में शामिल हुआ भारत। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। गोल्ड से एक जीत दूर रवि। स्वर्णिम दाव की तैयारी। कुश्ती में लगातार चौथे ओलंपिक खेलों में भारत का पदक तय। 13 साल से है ओलंपिक में स्वर्ण का इंतजार। 2008 में शूटर अभिनव बने थे चैंपियन। भारतीय पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलो भारत वर्ग फाइनल में प्रवेश कर स्वर्ण पदक की उम्मीद जगा दी है। हॉकी में हम 8 स्वर्ण जीत चुके हैं, लेकिन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में एकमात्र स्वर्ण निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग में जीता था। सुशील ने 2012 लंदन में फाइनल में पहुंचकर रजत दिया था। दहिया अगर स्वर्ण जीतते हैं तो भारत की ओर से ओलंपिक में ऐसा करने वाले पहले पहलवान होंगे। अगर स्वर्ण जीतते हैं तो दहिया के दाव पर सानावैत चित 2 साल पहले विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके। रवि के पास सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनावेव के खिलाफ पहले दौर के बाद 2-1 की बढ़त थी, पर दूसरे दौर में सनावेव ने फीतले दाव में 6 अंक ले लिए। रवि 2 नाव से पीछे थे, पर अंतिम 1 मिनट में उन्होंने विपक्षी पहलवान के दोनों पैरों को जकड़ा और पिन फॉल करते हुए चित करके मुकाबला जीत लिया। दो भारतीय पहलवान हैं रवि ओलंपिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले। दूसरे नंबर के ये पहलवान हैं जो ओलंपिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर इमेज दिया गया है, ये रवि हैं। यहाँ पर कुश्ती में अब तक कितने पदक मिल चुके हैं भारत को? 1952 में KD जादव ने कांस्य पदक जीता था। 2008 में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। 2012 में सुशील कुमार ने रजत जीता। 2012 में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता। फाइनल में दहिया की टक्कर गत विश्व चैंपियन रूसी ओलंपिक समिति के जावेर ओगरेव से होगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नीरज शीर्ष पर रहकर फाइनल में पहुंचे। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाकर पदक की उम्मीदें जगा दी हैं। फाइनल 7 अगस्त को होगा। पहली बार ओलंपिक में खेल रहे नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में भाले को 86.65 मीटर की दूरी तक फेंककर 83.50 मीटर का खुद का क्वालिफिकेशन स्तर हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। और भी जान लेते हैं इनके बारे में। वह ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर हैं। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में एशियाई चैंपियनशिप के चैंपियन नीरज ने पहले ही प्रयास में क्वालिफाई करने के बाद अपने बाकी 2 प्रयास नहीं करने का फैसला किया। नीरज ग्रुप ए और ग्रुप बी में 32 खिलाड़ियों में शीर्ष पर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ करने वाले नहीं पहुंचे। फाइनल में मौजूदा सत्र में शानदार प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ी बाहर हो गए। पोलैंड के मार्सिन। यहाँ पर और भी डिटेल दी गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? पदक तालिका दी गई है, कल तक का अपडेट है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर चीन अभी टॉप पर है, 70 पदक कुल जीत चुका है। यहाँ पर 32 स्वर्ण है, इसलिए वो टॉप पर है। जिसके ज़्यादा स्वर्ण होते हैं वो टॉप पर रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग जारी की जाती है। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है और भारत का यहाँ पर 65वां स्थान हो गया है। भारत ने अब तक 1 रजत जीता है जो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था, और 2 कांस्य जीत चुकी है। यहाँ पर 1 लवलीना ने जीता है और 1 यहाँ पर PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है। तो यहाँ पर भारत के कुल 3 पदक हैं। आज भारत की चुनौती किसके साथ होगी? महिला अदिति अशोक 4 बजे, दीक्षा डागर की 5:44 पर सुबह। हॉकी पुरुष कांस्य पदक का मुकाबला होगा जर्मनी से 7 बजे। एथलेटिक्स पुरुष 20 किलोमीटर पैदल चाल KT इफरान, राहुल रोहिला, संदीप कुमार 1 बजे दोपहर को। कुश्ती यहाँ पर महिला 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट की 8 बजे से सुबह, और यहाँ पर अंशु मलिक 57 किलोग्राम में 7:30 पर सुबह। पुरुष 57 किलोग्राम में रवि दहिया फाइनल मुकाबला यहाँ पर होगा 4:20 पर शाम को। 86 किलोग्राम कांसे का मुकाबला दीपक पुनिया का 4:40 पर शाम को होगा।
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। 12 साल की हिराकी सबसे छोटी पदक विजेता बन गई हैं। हिराकी यहाँ पर देखिए बाएं से, यहाँ पर ये इमेज जो दिया गया है बाएं पर ये हिराकी खड़ी हैं और स्वर्ण विजेता सागुरा और स्काई के साथ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये सबसे छोटी पदक विजेता बन गई हैं टोक्यो ओलंपिक में। जापान की 12 साल 343 दिन की कोकोना हिराकी पिछले 50 साल में ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। हिराकी ने स्केट बोर्डिंग में महिलाओं के पार्क इवेंट में रजत जीतकर यह उपलब्धि हासिल की है। वह फ्रांस के रोवर 12 साल 233 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। नोएल ने 1936 वर्जिन खेलों में कांसा जीता था। हिराकी जापान की सबसे युवा ओलंपियन बन गई हैं। उन्हें तैराक युकारी ताकेमोतो का 53 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। स्वर्ण जापान की 19 वर्षीय साकुरा योसोजुमी ने जीता। यहाँ पर सिडनी का विश्व रिकॉर्ड हो गया। अमेरिका की सिडनी मैकलागलिन ने 2 माह में ही अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 21 वर्षीय सिडनी ने जून में 51.90 सेकंड का समय निकालकर कीर्तिमान बनाया था। उन्होंने गत ओलंपिक चैंपियन हमवतन दलीला मोहम्मद को पछाड़ा। लेसो ने 3 विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए हैं। जॉर्जिया के भारोत्तोलक हैं लेसा ताला खादजे 109 किलोग्राम में उन्होंने सुपर हैवीवेट में 3 विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 223 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 265 किलोग्राम सहित कुल 488 किलो वजन उठाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इटली को साइकिलिंग में 61 साल बाद स्वर्ण मिला है। इटली के गन्ना सिमोन फ्रांसीसी और जॉनथन की चौकड़ी ने एक दिन में ही अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़कर 61 साल बाद साइकिलिंग में पुरुषों की पैराशूट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इस चौकड़ी ने मंगलवार को पहले दौर में के साथ कीर्तिमान बनाया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।